हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग, मेरे छोटे छोटे 6 क्लास के क्यूटी बॉयज। मैंने और आपने मिलकर के एक नई शुरुआत की है न्यू एनसीईआरटी को लेकर। ठीक है, पिछली क्लास से हमने न्यू एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी थी, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से, और वो भी हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो हमें बहुत मजा आया था पिछली क्लास में। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ बेसिक देखा था। ठीक है, तो अब उसी सफर को हम बढ़ाते हैं, आगे लेकर के चलते हैं और एंड तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, अपनी मंजिल तक जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि भाई मानचित्र क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, मानचित्र कितना जरूरी हमारे लिए है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मानचित्र होता है वो किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे कि हम घर बनाते हैं तो हम उसका भी पहले मैप बनवाते हैं। ठीक है, आप घर से स्टार्ट करो, आप घर का मानचित्र होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जिला है, जिले का भी मानचित्र होता है, हमारे शहर का मानचित्रण हो सकता है। ठीक है, हमारे जो राज्य है उसका मानचित्र होता है, हमारा जो देश है। ठीक है, देश के बाद फिर दुनिया है, फिर पूरी पृथ्वी है। तो इस तरीके से छोटी से छोटी, अब जैसे कि ये एक रूम है ना, इस रूम का भी हम मानचित्र बना सकते हैं कि इस रूम के उत्तर दिशा में क्या है, दक्षिण दिशा में क्या है। आप लोगों के सामने मैं हूं, मेरे सामने आप हो। ठीक है, तो हम जो मानचित्र है ना वो हम किसी भी चीज का बना सकते हैं। तो ये हमने मानचित्र के बारे में देखा था। ठीक है, अब हम उसी बात को हम आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जो मैंने आपको दिखाया था पिछली क्लास में, ये एक लघु नगर का चित्र था। ठीक है, हम यहाँ घूमने गए थे, आपको याद हो तो हम पहले रेलवे स्टेशन पे उतरे थे। रेलवे स्टेशन से हम सीधा बैंक गए थे पैसे निकालने के लिए। पैसे निकाल के हम सीधा आए थे बाजार शॉपिंग करने के लिए। बात आ गई समझ में? अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी तो पहले वो जाकर देखो भैया, पैसा जरूरी है, पहले पैसा निकाल के लाओ, शॉपिंग करो, फिर हम पढ़ाई करेंगे। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये एक लघु नगर का मानचित्रण मैंने आपको समझा दिया था पिछली क्लास में, और ये जो कुछ क्वेश्चन थे ये भी मैंने बता दिए थे। ठीक है, अब हम आगे की जो चर्चा है उसको बढ़ाते हैं। तो जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मानचित्र और उसके घटक। ठीक है, तो अब क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने मानचित्र का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मानचित्र के हम घटक देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। कौन सा साधारण उदाहरण भैया? वो जो लघु नगर का चित्र आपको दिखाया है ना, वो उससे हम समझ सकते हैं कि मानचित्र जो होता है वो किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण होता है या रेखांकन होता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गई बात। वो एक लघु नगर का चित्र था। अब भाई लघु नगर के अलावा कोई बड़े शहर का भी हो सकता है। ठीक है, पूरे देश का हो सकता है, पृथ्वी का, पूरी दुनिया का, किसी का भी हो सकता है। यह एक लघु क्षेत्र जैसे कि गांव या कस्बा। ये एक वृहद मतलब कि कोई बड़ा क्षेत्र, वृहद मतलब बड़ा क्षेत्र। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जनपद या राज्य मतलब हमारा कोई जिला है उसका मानचित्र है, या फिर हमारे राज्य का मानचित्र है, अथवा भारत जैसा एक अति विशाल देश। ठीक है, या फिर संपूर्ण विश्व का भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि मानचित्र जो है वो एक छोटे से रूम से लेकर के, रूम क्या मतलब आप बाथरूम, किचन, किसी का भी बनाओ। ठीक है, तो वो वाली बात है कि आप उस चीज को एक पेज में आप उतार सकते हो। ठीक है, मानचित्र के माध्यम से फिर हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये इस तरीके से है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे कि आप उसे ऊपर से देखते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि हमें जब मानचित्र हम देखते हैं तो हमें ऐसे ही तो लगता है कि हम ऊपर से देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि भारत जो है, अगर आप खुद सोचिए, मैं अगर आपको यहाँ पर अभी इंडिया का मैप दिखाऊं तो आपको भारत के कैसे खड़ा हुआ दिखेगा कि भारत खड़ा हुआ है? हमें ऐसे लेटा हुआ ही दिखता है, मतलब हमें ऐसा दिखता है कि जैसे हम कहीं ऊपर खड़े हैं और ऐसे नीचे हम भारत के मैप को देख रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। एटलस। तो एटलस क्या है? एटलस आपने देखा है क्या? बताओ किन किन बच्चों ने एटलस जो है वो देखा है? ठीक है, एटलस क्या होता है बच्चों? एटलस जो है ना, मानचित्र की किताब होती है एटलस। एटलस के अंदर बहुत सारे मानचित्र होते हैं। तो एटलस जो है मानचित्रावली भी हम इसको कहते हैं। मानचित्रों की एक पुस्तक होती है या फिर संग्रह। मतलब ये है कि एक इतनी मोटी सी बुक आती है, उसमें सभी तरह के मानचित्र आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानेंगे मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। अब हमने मानचित्र के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है, कि मानचित्र क्या है, लेकिन उसके प्रकार कौन कौन से हैं? क्या एक ही प्रकार के मानचित्र होते हैं? ठीक है, नहीं। देखिए मानचित्र जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अभी देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा ना वो प्रैक्टिकली था, बस हमें ऐसे सोचना था, समझना था, थोड़ा सा दिमाग जो था वो दौड़ाना था। बट अभी यहाँ से आपकी थ्योरी स्टार्ट होती है। मतलब कि अगर आप है 6 क्लास के क्यूटी पाइज तो आपके क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनेंगे। अगर आप है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे तो आपके लिए भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि भाई जो मानचित्र है वो कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है भौतिक मानचित्र, नंबर 2 होता है राजनीतिक मानचित्र, और एक होता है तीसरे नंबर पर थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, अब देखिए भौतिक तो नाम से ही पता चल रहा है। भौतिक मतलब जो फिजिकल जो चीजें है ना, जो फिजिकल आकृतियां हैं, जो भौतिक आकृतियां हैं पूरी दुनिया में, जैसे कि नदियां हैं। ठीक है, नदियां हैं, समंदर है, ठीक है, महासागर है, पर्वत है, पहाड़ है, जो प्राकृतिक चीजें हैं ना, उन सबको अगर हम मानचित्र पर दर्शाएंगे तो वो भौतिक मानचित्र कहलाता है। मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियां जैसे कि पर्वत, महासागर,
और नदियों को जो हम दर्शाते हैं वो क्या कहलाता है, भौतिक मानचित्र कहलाता है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आता है राजनीतिक मानचित्र। तो देखिए भारत का मैप तो आप सभी ने देखा होगा ना, इंडिया का मैप, कि सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, ठीक है, सबसे नीचे केरला है, फिर इधर सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, फिर पश्चिम में राजस्थान, गुजरात। तो ये जो चीजें हैं ना, जिसमें हम राज्यों को दर्शाते हैं, हमारे भारत में कितने राज्य हैं, उसकी कौन कौन सी राजधानियां हैं, ठीक है, और फिर भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है, ठीक है, इधर पूर्व में चीन से लगती है। तो इस तरीके से वो जो मानचित्र होता है वो होता है राजनीतिक मानचित्र, जिसमें कि सीमाओं को, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि भाई राज्य, सीमा और नगर आदियों को हम दर्शाते हैं, ये होता है राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश इसमें आ जाते हैं, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश आते हैं और उनकी राजधानियां, ये सब राजनीतिक मानचित्र में आएगा। बात आ गई समझ में। नंबर 3 पर आता है थीमेटिक मानचित्र। अब देखिए थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, स्पेसिफिक किसी चीज का मानचित्र होता है, मतलब किसी विशिष्ट चीज को ही मानचित्र पर दर्शाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि भाई भारत की जो जलवायु है, ठीक है, उसी को ही हमें दर्शाना है, स्पेसिफिक चीज। जैसे कि बिरयानी की दुकान पर बिरयानी ही मिलनी चाहिए, बिरयानी आ जाती है, बीच में आ जाती है बिरयानी। थीमेटिक मानचित्र का मतलब यह है स्पेसिफिक, विशिष्ट, विशिष्ट होगा, जलवायु को लेकर होगा, वर्षा को लेकर होगा। जैसे कि वर्षा जो है, वर्षा की मात्रा कहाँ पर, कितने राज्यों में कितनी वर्षा होती है, तो वो जो मैप होगा वो केवल वर्षा को ही दर्शाएगा। ठीक है, जलवायु का अगर मैप होगा तो कौन से राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वो केवल जलवायु के बारे में होगा। तो इस प्रकार का जो मानचित्र होगा जो विशिष्ट प्रकार की सूचना देते हैं। ठीक है, समोसे की दुकान पर समोसा मिलना चाहिए, कचौरी नहीं मिलनी चाहिए, स्पेसिफिक दुकान है समोसे की, ठीक है, वो वाली बात है। बात आगे समझ में। तो विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए हमें देखना है पाठ्य पुस्तक में जो आपका हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे उसमें 6.3 में अभी आपको दिखा दूंगी एक बार। पहले हम इसको देख लेते हैं थ्योरी को एक बार, आगे क्या क्या रखा है एनसीईआरटी ने, आगे हम देखते हैं। देखिए किसी भी मानचित्र के अब हमें देखना है घटक। अब मेन चीज अभी आई है, ठीक है, किसी भी मानचित्र जो होता है इसके 3 मुख्य घटक होते हैं। तो जो मानचित्र जो है उनके कितने घटक हैं, 3 घटक हैं। ठीक है, नंबर 1 होता है दूरी, दिशा और एक है प्रतीक भैया। ठीक है, दूरीबाजी, दिशाबाजी और प्रतीक भैया, 2 बहन और 1 भाई है भाई। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने दोनों बहनों को निपटा दिया था, हमने दूरी को भी समझ लिया था अच्छे से और दिशाबाजी को भी समझ लिया था। अब बात आती है प्रतीक भैया की। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रतीक भैया के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब जब भैया आएंगे तो बहनें भी आएंगी, तो एक बार और मैं आपको इनको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए हमें वापस चित्र 1.1 देखना है। जो हमने लघु नगर का चित्र देखा था उसको देखते हुए प्रथम 2 के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, मतलब कि दूरी और दिशा का बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। आइए अब हम इन्हें अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं, मतलब इन्हें और अच्छे से हम समझते हैं। देखिए, क्या आप कभी अचंभित हुए हैं? हाँ, अचंभित तो हम बहुत बार हुए हैं, लेकिन ये किस चीज को लेकर बोल रहे हैं यार। देखो, एक बृहद क्षेत्र को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। आप ये सोचिए, एक लघु नगर का जो चित्र था जो हमने अभी देखा था, ये आपकी किताब के एक छोटे से पेज पर इन्होंने दर्शा दिया। कैसे भैया, कैसे, जनता जवाब चाहती है। तो वही चीज हम देखते हैं, यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जाता है। अब आपको यहाँ पे एक वर्ड जो है उसको नोट करना है, स्केल। ठीक है, तो इतने बड़े जो चित्र होता है, इतने बड़ी जो भी भौतिक स्थिति है उसको हम दर्शा रहे हैं एक पेज पर। ठीक है, वो कैसे दर्शा रहे हैं, स्केल की सहायता से। ठीक है, तो ये जो स्केल होता है ना, जो हम पैमाना लेते हैं, ये वही है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पेज पर 1 2 3 4 5, ये जो 5 लाइन है ना, ये 5 लाइन किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, 50 मीटर का। मतलब एक लाइन बराबर हो गया 10 मीटर, दूसरी लाइन बराबर 20 मीटर, ऐसे 30 40 और 50। मतलब कि मुझे 50 मीटर तक का एरिया अगर दर्शाना है ना मुझे मेरे पेज पर, तो मैं इन 5 लाइनों का यूज करूंगी। हमने एक पैमाना ले लिया कि 5 लाइन बराबर 50 मीटर। बात आ गई समझ में। इस तरीके से हम एक स्केल ले लेते हैं। ठीक है, आइए हम एक लघु नगर के हमारे मानचित्र पर वापस जाते हैं। मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित है, ठीक है, जो लघु नगर का चित्र हमारा बना हुआ है ये रहा। ये जो हमारा लघु नगर का चित्र है ये आपके किताब के एक पेज पर ही तो है ना। तो यहाँ पर देखिए रेलवे स्टेशन भी दर्शा रखा है, विद्यालय भी, पूरा एक प्रॉपर तरीके से एक मानचित्र बना रखा है। ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं बना दिया, इसका पैमाना लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका प्रत्येक सेंटीमीटर जो है वो धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि जो हमने जो पेज लिया है, जो हमने डायग्राम बनाया है, उसका जितना भी सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, वो धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि जैसे मैं बोलूं कि मेरे पेज पे जो 1 सेंटीमीटर है ना, तो पेज पर तो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन मैं उसको धरती पर 10 मीटर के बराबर लूंगी। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से हम एक पैमाना लेते हैं।
आगे बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। माना कि यह 500 मीटर है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो वो लघु नगर का जो चित्र है वो पूरे 500 मीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 500 मीटर को ये दर्शाएगा। ये हम स्केल लेते हैं, ये आपके ऊपर है, आप कितना भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से मानिए कि भैया जो है हमारा जो मानचित्र है वो दिखने में अच्छा लगे। ये दिशाबाजी यहाँ से देख रही है, मत देखिए यार, शर्म आ रही है मुझे, पढ़ाने दीजिए बच्चों को। ठीक है, अब ये जो है, अब इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में हमें भारत के मानचित्र को देखना है। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं स्केल जो होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए, जो हमारा अध्याय नंबर 5 है ना, इसका चित्र है 5.2, इसमें स्केल दे रखा है। बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है, जिसकी लंबाई ऊपर कितनी लिखी हुई है, 500, और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। सामान्यतः इसका अर्थ यह होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र 2.5 सेंटीमीटर से मापता है वह भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। मतलब ये कि वो जो मानचित्र है ना उस पे क्या लिखा हुआ है, 500 किलोमीटर। ठीक है, 500 किलोमीटर। पेज पे हमने लिया है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब कि पेज पर 2.5 सेंटीमीटर की जो लंबाई है ना उसको हमने 500 किलोमीटर के बराबर मान लिया है। यही होता है स्केल। लेकिन मैं आपकी जिज्ञासा बुझाने के लिए एक बार ये चित्र दिखा देती हूँ, अध्याय नंबर 5 का 5.2। देखिए, ये आपका निकल कर आ गया है, आपका चैप्टर नंबर 5 का जो डायग्राम है 5.2। अब आपको यहाँ पर उसने क्या देखने के लिए बोला है, सबसे पहले तो आपको यहाँ दिशा दे रखी है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम। ये देखिए, आपको यहाँ 500 किलोमीटर दिख रहा है, ये 500 किलोमीटर। ठीक है, और ये 500 किलोमीटर इसने कितना लिया है, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब कि इस पेज पर जो 2.5 सेंटीमीटर की जो जगह है वो कितना दर्शाएगी, 500 किलोमीटर को दर्शाएगी। तो ये यहाँ पे पैमाना लिखा हुआ होता है। इसके अलावा इस डायग्राम में आपको एक और चीज याद रखनी है कि ये जो डायग्राम है ये कौन सा है, थीमेटिक। अब मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि मैं इसको थीमेटिक मानचित्र क्यों कह रही हूँ। कोई बच्चा बता सकता है? जल्दी से क्यूटी पाइस, जल्दी 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 करो भाई। थीमेटिक मानचित्र क्यों है ये? थीमेटिक मानचित्र हम इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर है नदियां। ठीक है, इस मानचित्र में केवल और केवल नदियां दर्शाई गई हैं। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए, इसमें नदियां हैं, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, महानदी है, ठीक है, कावेरी नदी है, मतलब कि इसमें और कुछ नहीं दर्शाया गया है। नदी के साथ इसमें कोई कुछ और चीज नहीं दी गई है कि यहाँ पर पहाड़ है, पठारे, स्पेसिफिक चीज को बता रहा है भाई, स्पेसिफिक चीज, सिर्फ नदी के बारे में बता रहा है ना। ठीक है, ये नदी को बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कौन सा है, थीमेटिक मानचित्र। अब आप मुझे बताइए, क्या हम इसको भौतिक मानचित्र कह सकते हैं? आप जल्दी से मुझे बताइए, भौतिक मानचित्र किसको दर्शाता है? भौतिक मानचित्र भी नदियों को दर्शाता है, पठारों को, पहाड़ों को। लेकिन होता क्या है, भौतिक मानचित्र में एक साथ ही सब चीज दर्शा दी जाती है। जैसे कि कावेरी नदी है तो यहाँ पर इसके पास कौन सा पठार है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये लिख देता कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भी यहीं से गुजरती है। तो भौतिक मानचित्र में बहुत सारी चीजों को हम एक साथ दर्शा देते हैं, सारी भौतिक आकृतियों को, लेकिन इसमें केवल नदियां हैं। तो ये कौन सा मानचित्र आपको हो जाएगा, थीमेटिक मानचित्र। बात आ गई समझ में? वापस चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको अभी जो डायग्राम था वो दिखा दिया है। ठीक है, उसमें क्या था कि भाई 500 किलोमीटर बराबर था 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, किसी विद्यालय के खेल मैदान का एक साधारण मानचित्र हमें बनाना है। कोई विद्यालय है, उसमें क्या है, खेल का मैदान है। उस खेल के मैदान में हमको क्या मानना है, वो 40 मीटर तो लंबा है और 30 मीटर वो चौड़ा है। इसका आयताकार क्षेत्र है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो देखिए इसकी जो लंबाई है ना, हाय, इसकी लंबाई कितनी है, 40 मीटर। टेढ़ी हो गई क्या लाइन, लग रही है थोड़ी सी, कोई ना। ये 40 मीटर इसकी है लंबाई। ठीक है, इसकी चौड़ाई है 30 मीटर। ये बन गया आयताकार खेल का मैदान। खेलें क्या बच्चों, खेलें क्या, इसमें कबड्डी खेलते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आयताकार मैदान बन गया। अब बात आती है, देखते हैं क्या बात आती है। इसे अपने रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के स्केल पर सटीक ढंग से हमको खींचना है। अब ये तो जो था ना इन्होंने बोल दिया, लेकिन ये हमको क्या बोल रहे हैं कि आपको पैमाना लेना है। अब वो पैमाना कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर बराबर आपको कितना लेना है, 10 मीटर लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा पेज है ना, जो मेरा पेज है ना, इस पे मुझे कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर बराबर लेना है 10 मीटर।
ठीक है, ये लेना है मुझे। अब देखिए मान लीजिए ये 1 मीटर है, वो 1 सेंटीमीटर है मेरे पेज पे, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये इसकी क्या हुई, लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर। यहाँ लूंगी मैं क्योंकि 40 मीटर लंबा है ना, तो लंबाई के लिए क्या हो जाएगा भाई, 40 मीटर लंबा है। अब मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर लिया है, तो 40 मीटर के लिए कितना सेंटीमीटर जाएगा, 4 सेंटीमीटर। बात आ गई समझ में यहाँ तक। तो ये 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। अब बात आती है 30 मीटर चौड़ा है, तो 30 मीटर के लिए कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1, 2 और 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 30 मीटर। बात आ गई यहाँ पे समझ में। तो ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी हो गई है लंबाई, ठीक है। तो ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी चौड़ाई, और ये है इसकी 4 सेंटीमीटर, इसकी जो है वो क्या है, लंबाई है। ये हमने पैमाना ले लिया, क्योंकि भाई 40 मीटर को कैसे खींचूंगी यार, पेज पे नहीं खींच सकते, स्केल लेना पड़ेगा ना। स्केल कितना लिया है, 40 मीटर बराबर हमने लिया है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है, तो 4 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर हो जाएगा। मतलब कि लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात आ गई समझ में। अब आगे चलते हैं। अब इस आयताकार क्षेत्र के विकर्ण को मापिए, आपके द्वारा की गई माप कितने सेंटीमीटर की है। अब हमसे ये क्या बोल रहे हैं भैया जी कि आप इसके विकर्ण को मापिए। ये जो है ना, ये इसका होता है विकर्ण। अब विकर्ण की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि ज्योग्राफी में मैथ यार, मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं निकालूंगी ना, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। तो लंबाई मुझे बता दीजिए एक बार कितनी है, लंबाई है 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट में यहाँ जाएंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यहाँ तक आ गई बात समझ में। 16 और 9 कितने होते हैं 25, ठीक है। 16 और 9 कितने होते हैं, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 25। तो यहाँ पर विकर्ण की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो विकर्ण की जो लंबाई है वैसे तो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर तो हमारे अकॉर्डिंग आई, क्योंकि हमने स्केल से बनाया है ना, पैमाना लेकर पेज पे बनाया है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भाई वास्तविक लंबाई कितनी होगी, तो वास्तविक लंबाई है तो इसको हम किससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है ना, तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो विकर्ण की वास्तविक लंबाई क्या निकल करके आ जाएगी 50 मीटर। ये बात आ गई यहाँ तक, आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में बता देना, एक बार फिर से दोबारा इसको स्पेशली समझा दूंगी। ओके आगे चले, ठीक है भैया आगे चलते हैं। अब मैंने आपको ना पिछली क्लास में कुछ बताया था कॉन्सेप्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को लेकर के बताया था ना। तो देखिए यहाँ पे ये हमने हो गया। अब हम इसको देखते हैं, ये क्या दे रखी है घड़ी सी। आइए, लघु नगर के मानचित्र के दाईं ओर शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर वापस आते हैं। एक तो ये बार बार लघु नगर कितना घुमाएगा यार तू, ये लघु नगर है, ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं कि इसके कोने में जो 4 दे रखे हैं ना, 4 बिंदु, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं स्मार्ट बोर्ड। ये हाय कितना नाटक करता है। ये इन 4 चिन्हों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमें दिशा को बताते हैं। उत्तर, उत्तर के सामने दक्षिण, फिर पश्चिम, पश्चिम के सामने पूरब, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या फरमा रहे हैं। आइए देखिए 4 तीर मैंने आपको दिखाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए, मतलब कि ये जो उत्तर है ना, अब घड़ी का कांटा कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना, 12 बजने के बाद कितना बज जाता है, 1 बज जाता है, फिर 2 बज जाता है, फिर 3, इस तरीके से घड़ी का कांटा घूमता है ना। तो वो यही बात बोल रहे हैं कि घड़ी का कांटा जिधर घूमता है ना, उस दिशा में घूमते हुए पूरब, ठीक है। अभी हम उत्तर से इधर जाएंगे तो पूरब आ जाएगा, पूरब से इधर जाएंगे तो दक्षिण आ गया, फिर दक्षिण से इधर जाएंगे पश्चिम आ जाएगा, पश्चिम से इधर जाएंगे फिर उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, चतुर्दिश या फिर प्रधान बिंदु हम इन्हें कहते हैं। ये जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है ना, इनको हम क्या कहते हैं, याद रखना है,
चतुर्दिश कहेंगे या फिर हम इनको प्रधान बिंदु भी कहते हैं। अब देखिए कितनी बेसिक सी बात है, अब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है कि प्रधान बिंदु क्या होते हैं। क्या होते हैं भैया, हमने तो पढ़ा ही नहीं। अरे पढ़ा है भैया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, अब देखिए, अब इन दिशाओं से मिलकर के कौन कौन सी दिशा मिलती है मैंने आपको बताया था उस दिन। ठीक है, तो देखिए उत्तर है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं क्या, आपको दिख रही है ना ये घड़ी अच्छे से। अब देखिए, उत्तर पूर्व दिशा होती है, दक्षिण पूर्व होती है, दक्षिण पश्चिम होती है और उत्तर पश्चिम होती है। मैंने आपको बताया था कि इन दिशाओं के बीच में भाई यहाँ से यहाँ तो कुछ भी स्थित है तो उसको उत्तर दिशा मान लिया जाएगा, यहाँ से पूर्व। लेकिन इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, तो इन दोनों को मिला करके बोल देंगे, उत्तर और पूर्व को मिला करके बोल देंगे कि ये उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इस दिशा में कुछ स्थित होगा तो ये पूर्व और दक्षिण के बीच में आ रहा है ना, तो इसको दक्षिण पूर्व बोल देंगे। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम, दक्षिण पूर्वी दिशा बोल देंगे, दक्षिण पूर्वी दिशा बोल देंगे। ऐसे पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो स्थित होगा उसको हम दक्षिण पश्चिम बोल देंगे। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो स्थित होगा उसको हम उत्तर पश्चिम बोल देंगे। बात आ गई समझ में यहाँ तक, यही था इसमें। ठीक है, अधिकतर मानचित्रों में जो ऊ है ना, ऊ, ये ऊ क्या है बच्चों, ये ऊ है उत्तर दिशा, मतलब कि उत्तर दिशा को ऊ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अंकित एक तीर होता है जो उत्तर दिशा को अंकित करता है। ओके भैया, ठीक है, आगे बता दीजिए क्या है। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये मैंने आपको बोला था ना कि ये लघुनगर इतना आएगा ना, बीच बीच में इतना ज्यादा आएगा, तो यहाँ पर फिर से हमें लघुनगर के डायग्राम पे जाना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, क्योंकि हमने अभी अभी दिशा को पढ़ा है ना, तो दिशा से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले बाजार चिकित्सालय के उत्तर में स्थित है, तो हमको क्या देखना है कि जो बाजार की जो स्थिति है वो चिकित्सालय के कहाँ है, तो हमको यहाँ पर सत्य और असत्य में फिर क्या देना है, उत्तर देना है। बात आ गई समझ में। संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में है। फिर चौथा क्वेश्चन है झील आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में है। तो इसलिए मैं आपको एक बार डायग्राम पे लेके चलती हूँ फिर से। ये आ गया भाई डायग्राम। ठीक है, अब मैं अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो भाई क्वेश्चन क्या पूछे थे, तो मैं एक बार इसमें से पढ़ लेती हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, बाजार चिकित्सालय के उत्तर में स्थित है। अब मुझे यहाँ पर क्या देखना है, बाजार देखना है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, बाजार दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, दिख गया बाजार। ठीक है, बाजार में घूमना नहीं है, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है बाजार चिकित्सालय के उत्तर में स्थित है। चिकित्सालय कहाँ है आपको, ये चिकित्सालय है। ठीक है भाई, और ये है बाजार। अब यहाँ पे लाइन खींचिए, ये लाइन खींची मैंने, और ये लाइन खींच गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, चिकित्सालय कौन सी दिशा हो गई, उत्तर दिशा हो गई, नॉर्थ साइड हो गई। बाजार कौन सी दिशा हो गई, पूर्व। ठीक है, और ये हो गया विद्यालय पश्चिम दिशा, और नीचे हो गई दक्षिण दिशा। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्या बाजार चिकित्सालय के उत्तर में स्थित है, नहीं भाई नहीं, गलत है। बाजार जो है ना वो चिकित्सालय के नीचे, या तो दक्षिण में हम कहेंगे या फिर पूर्व में हम कहेंगे। अगर यहाँ पर ये पूछता कि जो चिकित्सालय है वो बाजार के उत्तर दिशा में स्थित है तो ये कथन सत्य हो जाता, लेकिन इन्होंने हमसे यहाँ पर पूछा है क्या बाजार चिकित्सालय के उत्तर में स्थित है, तो ये गलत है, क्योंकि उत्तर में कौन है भाई, चिकित्सालय है, बाजार उत्तर में नहीं है, तो इसलिए वो कथन जो है, वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। बात आ गई समझ में यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई तो कितना नाटक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अभी आपको यहाँ पे संग्रहालय देखना है, संग्रहालय ये रहा संग्रहालय। ठीक है, ये क्या है, संग्रहालय। ओके, संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब यहाँ पे हमको लाइन खींचनी है। ठीक है, ये लाइन खींच गई। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये पूर्वी दिशा हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी उत्तर दिशा, और ये हमारी हो गई दक्षिण दिशा। ठीक है, अब आप ये देखिए संग्रहालय कहाँ पर है, मतलब कि दक्षिण पूर्व में। बात आ गई समझ में। ठीक है, हमको इस तरीके से लाइन खींच के देखना है। तो संग्रहालय कहाँ पर हो गया, बैंक के दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। इसका मतलब जो हमारा दूसरा कथन है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई। देखिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आपको मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर तीसरा हमारा स्टेटमेंट है रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में है। रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब हमको यहाँ पे लाइन खींचनी है फिर। ठीक है, ये उत्तर दिशा हो गई। ठीक है, ये हमारी पश्चिम दिशा हो गई। अब इन्होंने पूछा है जो रेलवे स्टेशन है वो चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम है, तो ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो रेलवे स्टेशन जो है
वो उत्तर पश्चिम में स्थित है कि नहीं है? मैंने बताया था ना, ये वाली दिशा कौन सी होगी, मिला के हम क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। तो ये है हमारा चिकित्सालय, और रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो लास्ट है, आपको झील दिख रही है इसमें, एक झील या फिर नदी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये एक झील है। अब बताइए, झील जो है वो आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में स्थित है। देखिए, ये आवासीय भवन है, ठीक है, और यहाँ पर ये कौन सी दिशा है, ये है हमारी पश्चिम दिशा, ठीक है, ये है हमारी उत्तर दिशा, ठीक है, ये है दक्षिण दिशा, और ये है पूर्व दिशा। अब क्वेश्चन पूछा है कि झील जो है, ये झील जो है ये आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम दिशा में है। भाई झील यहाँ पे थोड़ी है, झील तो यहाँ बनी हुई है ना, पानी यहाँ से बहकर आ रहा है, और झील की स्थिति कहाँ पर है, झील की स्थिति तो यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ लाइन खींचो, और ये लाइन कहाँ आएगी, पश्चिम और दक्षिण में। तो जो झील की स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम में है भाई, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये दोनों गलत है, बाकी के जो बीच के जो दोनों हैं वो सही हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। देखिए, बाजार चिकित्सालय के उत्तर में स्थित है, गलत है ये। संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है, बिल्कुल सही है। रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिमी दिशा में है। झील आवासीय वन के उत्तर पश्चिम में नहीं है, बल्कि दक्षिण पश्चिम में है। बात आ गई यहाँ तक समझ में? ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या टॉपिक है, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, अभी हमने दिशा और दूरी को निपटा दिया, दोनों बहनों को हमने फिर से निपटा दिया। अब बात आ गई है प्रतीक भैया की। तो प्रतीक भैया की एंट्री फाइनली हो ही गई है। भैया आ जाओ प्रतीक भैया। अब हम देखते हैं प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह के बारे में क्या फरमा रही है एनसीईआरटी। देखिए, प्रतीक चिन्ह क्या है। प्रतीक चिन्ह मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्रों में वास्तविक भवन और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख होते हैं, ठीक है, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है। मतलब हम एक पेज में एक बड़े नगर को या फिर उसके लिए हम सब कुछ नहीं दर्शा सकते उस चीज पर, तो इसलिए इनकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि हमको कोई रेलगाड़ी की दर्शाना है, भाई रेल की पटरी दर्शानी है, कहाँ तक लेके जाऊंगी भाई रेल की पटरी में, हाँ, कि मतलब मुझे ये दर्शाना है कि ये जो मानचित्र है ना, इस पर बहुत सारी जगह पर क्या है, रेल की पटरी है। अब मैं रेल की पटरी बनाऊंगी ऐसे, तो पूरा मानचित्र भर जाएगा ना, जगह नहीं बचेगी ना उसमें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रतीक चिन्ह ले लेंगे। या फिर यहाँ पर मान लीजिए कि इस मानचित्र में बहुत सारे घर हैं। अब ये थोड़ी है कि मैं बहुत सारे घर बना दूंगी यहाँ पे ऐसे, जैसे वो घर है एज इट इज वैसे के वैसे ही बना दूंगी, नहीं ना, कुछ ना कुछ प्रतीक ले लेंगे। कि मान लीजिए मैंने एक गोला ले लिया, कि भाई जहां जहां पे भी मैं गोला बना रही हूँ ना, इसका मतलब ये है कि ये सब क्या है, घर हैं। तो मैंने घर का प्रतीक किससे लिया है, एक छोटे से गोले से, कि जहां जहां भी मैंने गोला बरसा दिया, वहां पर बरसाया नहीं है, बनाया है, ये क्या है, घर है, तो ये एक प्रतीक हमने ले लिया। ठीक है, बात आ गई समझ में? देखिए आगे, लेकिन एक बड़े नगर या देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, चिन्हों का। हम जैसे कुछ चिन्ह जो होते हैं उनको हम यूज कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि भवन है, ठीक है, भवन विभिन्न प्रकार के, जैसे कि रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्ग है या फिर रेलवे लाइन है, और नदी है, ताल है, वन है, इन सब के लिए हम प्रतीक चिन्ह का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर है, इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास भाई इतना ही पेज है, मेरे पास इतना ही सीमित स्थान है, अब मुझे इसी स्थान पर सब कुछ दर्शाना है। अब मैं मान लीजिए सिर्फ यहाँ पर घर बनाने लगूं तो ये तो पूरा भर जाएगा। मुझे घर के अलावा इसमें भाई रेलवे स्टेशन जो है, ट्रेन की जो पटरी है वो भी दर्शाना है, फिर मेरे को यहाँ पर विद्यालय भी दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया ये जो गोल गोल साइन है ना, ये तो घर है, और ये जो मैं त्रिभुज से बना रही हूँ ना, ये जो है ये विद्यालय है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम कम जगह में बहुत सारी चीजें दर्शा सकते हैं प्रतीक चिन्ह के माध्यम से। ठीक है, बात आगे समझ में? विभिन्न उपयोगकर्ता जो होते हैं वो मानचित्र को अधिक सरलता से समझें, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न देश जो होते हैं वो प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चयों का उपयोग करते हैं। अब एक बात और, प्रतीक चिन्ह का मतलब ये नहीं होगा कि ये यूनिवर्सल है, कि भाई इसका मतलब यही होगा। प्रतीक चिन्ह तो देश है ना, अपने हिसाब से लेकर के भी हमने तो इसका प्रतीक चिन्ह ये माना है। ठीक है, तो जो सभी देश होते हैं वो अलग अलग तरीकों से करते हैं।
अब जो भारत का सर्वेक्षण विभाग है ना, भारत के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का, ये जो है ना सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। उनमें से कुछ चयनित चिन्ह को पृष्ठ 11 के चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। तो हम यहाँ पर कुछ प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं। तो भारत के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको कौन निर्धारित करता है, तो आपको याद रखना है प्रतीक चिन्हों को कौन निर्धारित करेगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, तो ये जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसने कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ देख लिए, ओ भाई क्या बात है, दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पर कुछ प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, जैसे कि रेलवे की लाइन है। ठीक है, अब रेलवे की अगर बड़ी लाइन है, छोटी लाइन है और रेलवे स्टेशन है, ठीक है, तो अगर ये लाइन आपको कहीं भी दिखाई देगी ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये रेलवे की बड़ी लाइन है। ठीक है, अगर ये वाली जो है इस तरीके से लाइन बनी हुई है, ये क्या है, रेलवे की छोटी लाइन है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन। अगर इस तरीके का चित्र आपको दिखेगा तो ये क्या होगा, रेलवे स्टेशन होगा। ठीक है, सड़कों की अगर हम बात करें, अगर हमें सड़कों को दर्शाना है भी सड़कें कच्ची हैं या फिर पक्की हैं, तो देखिए ये वाली जो साइन है ये पक्की सड़क के लिए है और ये टूटी टूटी जो है ये क्या है, कच्ची सड़क है। ठीक है, सीमा की अगर हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है, राज्य सीमा होती है और एक जिले की सीमा होती है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा तो एक ही है। ठीक है, और ये जो है ये जिले की सीमा हो जाएगी आपके। ठीक है, नदी, कुआं, तालाब, नहर, सेतु, ये आपके नदी हो गया, ये आपके कुआं हो गया, ये आपके तालाब है, ये नहर है और ये सेतु है। तो इस प्रकार से सॉरी, इस प्रकार से जो ये चिन्ह है निर्धारित किए गए हैं। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, ये क्या है, मंदिर है। ठीक है, ये गिरजाघर है, ये मस्जिद के लिए होता है और ये किसी भी प्रकार की कोई छतरी वगैरह है उसके लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो पोस्ट ऑफिस होता है, डाकघर होता है, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन, ठीक है, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, डाकघर, और ये आपका हो गया पुलिस स्टेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रतीक चिन्ह है। बस्तियां और कब्रिस्तान, देखिए ये वाला जो है ना, ये बस्तियां, इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर क्या है, बस्तियां हैं। ठीक है, लोग हैं यहाँ पर, और जबकि ये जो होता है ये होता है कब्रिस्तान का चिन्ह। ठीक है, फिर उसके बाद है वृक्ष या फिर घास। तो अगर हम वृक्ष की बात करें तो वृक्ष तो हमें अलग से दिख ही रहे हैं, ये वृक्ष हैं। ठीक है, सबर, सबर, वृक्ष दिख रहा है आपको? ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वृक्ष, ये पेड़ अलग ही दिख रहे हैं, और इसके अलावा ये हो जाएगा हमारा घास। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ प्रतीक चिन्ह जो होते हैं वो हम यूज करते हैं। बात आ गई यहाँ तक आपके समझ में? तो ये जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पृथ्वी का मानचित्रण, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में आई होप कि आपको मजा आया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, मानचित्र के हमने घटक देखे थे सबसे पहले, उसमें दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि दूरी हम कैसे देखते हैं कि भाई कौन सा स्थान कितनी दूरी पर स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है या फिर पश्चिम में है। प्रतीक चिन्ह हमने देखे थे कि हम चीजों को दर्शाने के लिए किस तरीके से प्रतीक चिन्ह का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने स्केल देखा था कि एक बहुत बड़े जो जगह है उसको हम एक छोटे से पेज पर कैसे, तो हम एक स्केल की सहायता से उसको वहां पर लिखेंगे। तो इस तरीके से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे, और भी मजा आने वाला है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। बाय।